हेलो स्टूडेंट। आज हम एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि जेनेटिक्स मतलब जान। पूरे बायोलॉजी में वो पढ़ने में जेनेटिक्स बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आप चीज़ों को फील करिएगा। ध्यान रखना, जेनेटिक्स जिन चीज़ों को फील करिएगा, जो बता रहा हूँ उसको सीखिएगा। भागने की कोशिश नहीं करना है, आपको बेस क्लियर करना है क्योंकि आपको बेस क्लियर हो गया तो जेनेटिक्स आपको इजी लगेगी। लोगों का मानना है जेनेटिक्स बहुत हार्ड होता है ना, बस मेरे साथ पढ़ते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, कोई पॉइंट ना छूटना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आता है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आएगा, मैं आपको फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीज़ें से भागिए ना यार, चीज़ों को आपको जब उसको पढ़नी है तो अच्छे से सीखिए। ठीक, तो पढ़ने जाके आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि जेनेटिक्स मतलब बहुत अच्छा टॉपिक होता है। आप बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आपको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, जो कुछ चीज़ें समझ में आए, जो कुछ समझा पाए अच्छे से। ठीक, मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी मेंडलीव वंशागत। मेंडलीव वंशागत यानी मेंडल के वंशागत जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर एक दूसरी पीढ़ी से पास हो रहा है, उन सब के लिए मेंडल्स की क्या सोच थी। अब सोचिए, मेंडल की बात सोचिए, मेंडल के बारे में सोचिए। मेंडल क्या था? मेंडल रहता है कुछ जीनियस व्यक्ति था, बहुत ही एडवांस लेवल का जीनियस व्यक्ति था। एडवांस लेवल का जीनियस व्यक्ति था, क्योंकि मेंडल ने जब वर्क किया तो उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। माइक्रोस्कोप जो था 1955 उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई 1955 में, सॉरी 1950 में, 1950 में। तो उससे कोई माइक्रोस्कोप न था, कोई भी नहीं। तो मेंडल उसके बाद सोचो, उसमें लोग को जीन के बारे में नहीं पता था। ध्यान रखना, मेंडल ने कब वर्क किया था? मेंडल ने जो वर्क किया था पी प्लांट वर्क किया था, पाइसम सटाइम। पाइसम जेनस है, सटाइम स्पीसीज है, सब आप पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पाइसम पहला जेनस, जेनस को कैपिटल लेटर लिखा जाता है, सटाइम एस स्मॉल लेटर लिखा जाता है और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। सब कुछ मैंने कर दिया, इसका सही नाम लिखा है, ये आपका बॉटनिकल नेम, क्योंकि ये अब क्या प्लांट है, प्लांट बॉटनी में आते हैं, बॉटनिकल नेम लिखो। ध्यान रखना, जूलॉजिकल नाम में लिख देना गलत हो जाएगा। हाँ, बायोलॉजिकल नाम कहोगे तो कोई काटने वाला नहीं है। बॉटनिकल बेस्ट है क्योंकि आप बॉटनी से रिलेटिव वर्ड देख रहे हो। जूलॉजी, अगर एनिमल से रिलेटिव वर्ड देखो तो जूलॉजिकल नेम कहना पड़ेगा। अगर आप जूलॉजिकल बॉटनिकल कंफ्यूज हो तो बायोलॉजिकल वर्ड यूज किए। बायोलॉजिकल वर्ड अगर नेम यूज कर दिया, कोई काट नहीं सकता आपको, कोई मतलब कोई उसको गलत करने की औकात किसी की नहीं है, आप गलत करते हैं। क्योंकि बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, नथिंग इज बायोलॉजी एंड वो बॉटनी। बायोलॉजी बॉटनी कुछ नहीं यार, ये पढ़ने की सहूलियत से पढ़ दिया गया। बाकी जो बायोलॉजी में होती है, जो जो एनिमल्स होता है वो भी प्लांट में होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में होता है, क्रेब साइकिल एनिमल्स चलता है। फोटोसिंथेसिस के बाद ये सब पढ़ोगे, रेस्पिरेशन सारी प्रोसेस एनिमल में चलती है, प्लांट में चलती है। जब कॉम्बिनेशन सेम है, सेल सेम है, सेल में कुछ थोड़ी एक दो कंपोनेंट छोड़ दो, बाकी सेम है। सेल का डिवीजन सेम है, मियोसिस माइटोसिस सेम है। सारे सब सेम है तो काहे डिफरेंशिएशन कर रहे हो? हाँ, प्लांट चल नहीं सकते, तुम चल सकते हो। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती, तुम कर नहीं सकते हो। ये कुछ चीज कॉमन नहीं है, तो आप इसे डिफरेंशिएट ना कीजिए। इन्होंने वर्क किसकी किया? 1856 से 1864। मैंने पिछले लेक्चर में शायद 1856 से 1863 7 वर्ष तक कार्य किया, ये लिखा था। ये उसका एक्चुअल डाटा था, लेकिन आपकी बुक में 1856 से 1864 के बीच में दिया गया है। 8 वर्ष तक इन्होंने काम किया था, तो आप यही लिखोगे। जो पिछले लेक्चर में मैंने लिखा था उसको आप गलत काटोगे, उसको आप गलत काटोगे। लेकिन जो सही डाटा वही था, सही डाटा वही था। लेकिन क्या है, आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप अपने बुक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले आपकी ही बुक का मानेंगे, किसी और उसकी बात को नहीं सुनेंगे। उन्होंने क्या 1856 से 1864 के बीच में 8 वर्ष काम किया था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। किस पे काम किया था? पी प्लांट में। ये दोनों चीज याद रखेंगे क्योंकि यही दोनों पूछा जाएगा एग्जाम में, वो यही दोनों पूछा ही जाएगा, मतलब यही पूछा जाएगा। अब कहते हैं, अब मेंडल क्या बात सोचो, जब मेंडल ने वर्क किया था, मेंडल ने जब वर्क किया था, यानी मेंडल ने जब कार्य किया था, माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। लोगों को जीन के बारे में नहीं पता था, लोगों को जीन के बारे में पता नहीं था। यहां तक
जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता था, इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। यानी जब मेंडल ने काम किया था, ना ही जीन के बारे में लोग को पता था और ना ही आपके जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके बारे में। अब आप लोग को पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए सबको पता है, लेकिन उसमें कोई मेंडल को नहीं पता था। मेंडल क्या किसी को नहीं पता था, क्योंकि खोज ही उसकी 1920वीं सदी में हुई है, जब 1928 में इसकी खोज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1933 या 44 के बीच में इसकी खोज हुई। तब ध्यान रखना, जब मेंडल की बात की जाए, मेंडल जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप जीन की बात नहीं करोगे। कब तक? जब तक मेंडल का वर्क पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक जीन की बात न करना, बल्कि फैक्टर की बात करेंगे। क्या? फैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर का ही यूज किया था, फैक्टर टर्म का यूज किया था। फैक्टर क्या है? वो कैरेक्टर था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा था। वो कोई लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता था, सॉलिड, उसके बारे में मेंडल को आइडिया नहीं था। अब ध्यान रखना, हुआ क्या, मेंडल का बगीचा था, बहुत सारे फूल थे, फ्लावर्स थे और प्लांट्स ढेर सारे थे ना। मेंडल खाली आदमी उसको कुछ सोच नहीं रहा था, वो बगीचे में टहल रहा था, बगीचे में इधर टहल रहा था। तभी उसको उसकी ध्यान कुछ प्लांटों पे गया। आपके ये प्लांट रहे होंगे और सारे कोरेंडस रहे होंगे, धनिया वनिया और मतलब जो भी प्लांट उसके आसपास रहे, बहुत सारे प्लांट थे। लेकिन अचानक उसकी ध्यान उन प्लांट से गया। वो सोचने लगा, अबे साले इसमें फल लगा, पी प्लांट की बात कैसे कर लो। अच्छा, इसमें पी जो फल लगे, फ्लावर हुआ, उसके बाद जो पी फल लगे, इसको हमने बो दिया, उसको उठा उसने बो दिया। मैं सोचा साले इसमें पी प्लांट ही क्यों निकला। पी प्लांट की जो बेस थी उसको उठा के जब उसने बुआई की, अब ये सोचने लगा कि अब बताओ पी प्लांट में आखिर पी प्लांट ही क्यों होगा, मटर का ही पौधा क्यों होगा, टमाटर का क्यों नहीं होगा, क्यों क्यों, खुद ही सोचो क्यों। मेंडल की बात सोचो, मेंडल जो मैं सुझा रहा हूँ, ये सब सोचने के लिए आप मेंडल के ही वर्ष में जाइए, उस समय जाइए जब इस सारे डीएनए जीन मटेरियल कुछ नहीं घुसा के, इस सबको भूल जाइए समय, सिर्फ मेंटल की चीज सोचिए। यानी अब से जब तक मेंटल लॉ चलेगा, आप जीन जेनेटिक मटेरियल इन सबको नहीं याद करोगे, आपके दिमाग में सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात सोचनी, सब मुझे पता नहीं है। मेंटल जो चीज कह रहा तो फैक्टर है, फैक्टर ध्यान रखना। तो मेंडल जब उसने देखा, सोचा बे साले ये कैसे, ये पी प्लांट से ऐसे पी प्लांट ही पैदा हो रहा है। उसने टमाटर बुआई की, टमाटर ही क्यों बना। अब वो सोचने लगा, कोई भाई रीजन होगा, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से पी प्लांट ही बना। ये उसे नहीं पता था, उसे क्या किसी को भी नहीं पता था। अब देखो इसकी दिमाग एडवांस लेवल पे चलने लगी, एडवांस मतलब एडवांस, क्योंकि माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। अब उसने स्टार्ट कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट, 8 साल तक उस पर जूझता रहा, हजारों प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट इसने किए थे। अब कहते हैं पी प्लांट को इसने क्यों चूज किया, भाई बहुत सारे प्लांट थे, आपने पी प्लांट क्यों क्यों चूज किया, उसके भी आपके रीजन दिए गए, उसने पी प्लांट क्यों क्यों चूज किया, क्योंकि वो भाई एडवांस मतलब जीनियस व्यक्ति था मेंडल, मतलब बहुत ही जीनियस व्यक्ति। सोचो ना, जिसने कभी ध्यान ना, उसने एडवांस लेवल में, उसे न्यूक्लियस का पता नहीं है, साला न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये नहीं पता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए क्या है, सब कुछ कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ये सोचने लगा कि पी प्लांट ही क्यों बना रहा है, क्या रीजन था इसमें पी प्लांट ही बने। ये सब चीजें सोचने के लिए वो गहन स्टडी करने लगा, उसमें हजारों प्लांट लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किए। इसीलिए मेंडल का जो वर्क है बहुत ज्यादा ध्यान लोगों को पसंद आया। बाद में जब 1900 बाद जब रीडिस्कवर हुआ, 1900 के 1900 के बाद जब 3 साइंटिस्ट आए, तो उसे कहते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। री मतलब पुनः से डिस्कवर होना, मेंडल का वर्क। आपने देखो, ये मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल को वर्क को फिर से दिखाया। तो पुनः पुनः खोज होना, खोज पुनः खोज, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम।
यानी मेंडल के नियम के पुनः की खोज हुई 1900 में, जब 3 साइंटिस्ट आए। तो मेंडल को जो आल्य दिए तो उसने उस समय दिया था, उस समय उसे कुछ नहीं पता था, जीन क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, सब ट्रांसफर होते हैं भाई, कुछ नहीं, उसे न्यूक्लियस तक का नहीं पता था। सोच लो, सारी चीजें पता होने के बाद उसने एडवांस लेवल की मतलब खोजे की, 1000 प्लांट्स को स्टडी कर डाला, मटर के प्लांट पे स्टडी किया। अब कहते हैं मटर के प्लांट इसने क्यों यूज किया। मटर का प्लांट ज्यादा 3 महीने में फल दे देता है। एक मटर प्लांट में काफी सीड होंगे। अब इस सबको एक प्लांट अपने बुगाई की, जल्दी से उसका रिजल्ट मिल गया, उसमें ढेर सारे फल भी निकले। तब जितने ज्यादा फल होंगे, जितने ज्यादा प्लांट उगेंगे, जितने जल्दी उगेंगे, उतने जल्दी हम उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। यानी उसमें उतना जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा भाई, जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा। हाँ, इतने प्लांट जो मैंने प्लांट उगाए कि कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे हुए, वो सब चीजों के बारे में सोचते हुए मेंडल ने मटर प्लांट को चूज किया। अभी बात करते हैं कौन पॉइंट है मेंडल ने चूज किया, मैं मोटी मोटा आपको बता दे रहा हूँ। तो मेंडल ने स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट। सिर्फ सोचो, बागीचे में घुसते हुए उसको प्लांट दिखा, उसी पर उसने स्टार्ट कर दिया खोज करना। हम लोग जाते हैं, अच्छा अगर आप लोग होते क्या करते, जाते बगीचे में, अच्छा मटर फला है, तोड़ के खा लेते। लेकिन उसने तोड़ के खाया नहीं, उसने उसे देखा कि अगर मटर प्लांट में मटर का प्लांट क्यों लगा, उसने डिस्कवरी स्टार्ट कर दी, मतलब खोज स्टार्ट कर दी, आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने कुछ लाज दिए। अब बात करते हैं मेंडल ने मटर प्लांट का चूज क्यों किया। बात करते हैं मटर प्लांट का आखिर मेंडल ने चयन क्यों किया। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि उसे उद्यान में ढेर सारे प्लांट मिले थे, लेकिन आखिर उन्होंने मेंडल ने आखिर मटर प्लांट को क्यों चूज किया। अब मेंडल की तरफ आप ही सोचिए, आप खुद ही मेंडल हैं, तभी आपको चैप्टर की फील आएगी। अब आप सोचिए, आप मेंडल हैं, आप मेंडल की तरीके से सोच रहे, अच्छा साला मटर प्लांट के जैसे होता है, अच्छा एक काम करते हैं, मटर प्लांट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मेंडल की तरह ही सोचिए, चैप्टर की फील चाहिए तो अगर सुनते रहिए। बहुत सारी जगह पर आपने पढ़ रखा है, आपने देखा होगा कि चैप्टर का फील चाहिए यार, आप पढ़ो कहीं भी, बेस आपका क्लियर हो। तो चलो ठीक है, मटर मैंने चूज करना स्टार्ट की। अच्छा, मटर की आय ऐसी हो चाहिए, मटर ऐसा हो चाहिए जल्दी से वो हमें फल दे दे, यानी मटर की आय कम होनी चाहिए, मटर की आय कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मटर ना ऐसा सोचो, ऐसी प्लांट होनी चाहिए जिसकी आय कम हो चाहिए। मैंने देखा मटर के प्लांट है, उसके 2 से 3 महीने में हो जाता है, साइज भी छोटा है, ये संभालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 2-3 महीने में आपका धान भी होता है, गेहूँ भी होता है। चलो ठीक है, धान गेहूँ क्यों नहीं लिया यार, धान जो राइस का प्लांट होता है, व्हीट का, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पक तो जाते हैं लेकिन साइज इनका बड़ा है, प्लांट की साइज बड़ा होने से हमको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, इनको मत लो। मटर में देखा, अच्छा 2 से 3 महीने में हो जाता है, साइज छोटा, अच्छा हाँ ये बढ़िया है, इस प्लांट को चूज करते हैं अभी। ठीक है, एक साथ सब फिर देखो यार, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट कॉन्सेप्ट मैं पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, एक लेक्चर मैंने रखा था, जाके वहां से पढ़ लेना। बाइसेक्सुअल, बाय मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट हो, दैट इज द्विलिंगी प्लांट। मोनोसियस, उभयलिंगी, कोई ऐसा प्लांट हो जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल फीमेल दोनों, दैट इज मोनोसियस उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट को भी बोलते हैं बाइसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल अंदर हो, दैट इज उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अगर ये साथ साथ उस प्लांट में होंगे तब सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा, यानी ये प्लांट ऐसा हो चाहिए वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, या मोनोसियस बोलो या हर्माफ्रोडाइट, तीनों चीजें एक ही है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इसके लिए कब कहाँ वर्ड यूज होता है मैंने आपको दे रखा है चैप्टर में, ये चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है, वहां पर जाके आप पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लेकिन आप कहीं भी किसी वर्ड का यूज कर सकते हो, कोई भी काटेगा नहीं। तो अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, तो हमें उसे सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर प्लांट की जो फ्लावर है पैक्ड हो, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना खत्म हो जाती है। ये भी मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का लेक्चर डाला था, वहां से जाके देख लीजिएगा।
ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, उसके पहले यहाँ एंट्री मत करिए यार। चीज़ों को सीखनी है तो आप बेस सीखिए, ठीक है? या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अच्छी बात है, तब तो पढ़िए, मज़ा आएगा फिर तो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अगर फ्लावर पैक्ड होंगे तो दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आपकी इस फ्लावर पे अटैक नहीं करेगा। यानी अब ये इस प्लांट का इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा, यानी इसी फ्लावर से पॉलिनेशन करेगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये तो अच्छी बात है, मुझे मदद भी नहीं करनी पड़ेगी, उसे कैप भी नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा पॉलन ग्रेन आके इसे फ्यूज करे, यानी मेहनत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही हो रहा है। इसलिए हमने बाइसेक्सुअल प्लांट किया, वो भी चारों तरफ उसके फ्लावर पैक्ड होने चाहिए, ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट हो। तो ये मुझे पी प्लांट दिया, अच्छा ठीक है, ये भी इसमें ठीक है, तो ये तो अच्छा है, अच्छी बात है, ये मेरे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने सोचा अच्छा यार, एक बार जो फल होना चाहिए, एक बार प्लांट में अच्छे प्लांट जब फ्लावरिंग करे, जो फल दे तो ढेर सारे फल होने चाहिए, ताकि एक बार में हमें ढेर सारे फल मिलने से रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे, ठीक है? सॉरी, यहाँ मैंने कम लिख दिया था, अधिक होगा। अगर सीड और फलियाँ आपकी ढेर सारी होंगी, ठीक है, तो आपको रिजल्ट ढेर सारे फलियों में, मतलब एक बार अगर पॉलिनेशन करा आपको ढेर सारा रिजल्ट मिलेगा। देखो कोई अगर आपने ग्रुप बनाया उसमें 2 ही बच्चे हैं, तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर आपको नहीं दिखने मिले। 10 जब 10 बच्चे आपको इंक्लूड करोगे, ज़्यादा कैरेक्टर दिखेंगे। तो मुझे ऐसा प्लांट भी चाहिए कि जिसमें बीज ढेर सारे लगे और फलियाँ जो बीज हो जल्दी पक जाए। देर पकेंगे तो भी प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। पी में हमको ये भी मिला, यानी अब पी प्लांट को आप पे और ध्यान जा रहा है कि हाँ अच्छा प्लांट है, इसे चूज कीजिए, दूसरे प्लांट को चूज कीजिए। लगातार स्वपरागण होने से सेल्फ कहता है, एक पॉइंट है, अभी आप देखोगे ट्रू ब्रीडिंग में बताऊंगा तो आगे चल के मैं आपको। ट्रू ब्रीडिंग होता क्या है? ट्रू ब्रीडिंग मतलब ट्रू मतलब सत्य, शुद्ध नस्ली प्लांट। शुद्ध नस्ली प्लांट उसके मतलब उसमें जो भी कैरेक्टर हो वो डोमिनेंट वाले हो, रिसेसिव उसमें ना आ पाए। क्या? जितने भी कैरेक्टर हो डोमिनेंट वाले हो, रिसेसिव वाले ना हो। ये तभी तो आपको मिलेगा जब लगातार आप कई पीढ़ी तक सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे, स्वपरागण कराओगे, तभी आपको शुद्ध नस्ली प्लांट मिलते हैं। ध्यान रखना, मेंडल ने जितने भी वर्क मेंडल भी प्लांट किए थे, मतलब जितने भी वर्क किए, जितने भी काम किए, जितने भी रूल बनाए, सब में मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को इंक्लूड किया था, शुद्ध नस्ली पौधे को ही चुना था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को ही चुना था। तो अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन खुद से ही हो रहा था तो ट्रू ब्रीडिंग हमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता तो ट्रू ब्रीडिंग मिलने के चांस खत्म हो जाते। तो ध्यान रखना, होमोजाइगोसिटी या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या प्योर लाइन भी कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलो या प्योर लाइन, यानी होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्लांट शुद्ध नस्ली प्लांट, शुद्ध नस्ली पौधा, ठीक है, या प्योर लाइन, ठीक है, प्योर लाइन भी शुद्ध नस्ली ही है, शुद्ध नस्ली। कब मिलेगा? जब आप लगातार सेल्फ पॉलिनेशन लगातार हो भी, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से ही मिलेगा। क्वेश्चन पूछा भी गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया, ट्रू ब्रीडिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? सेल्फ पॉलिनेशन, होमोजाइगोसिटी, होमो मतलब एक समान, जायगोट आपके एक जैसे हों। अभी आप टाल पौधे पढ़ोगे, कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल टी ही हो, कैपिटल टी स्मॉल टी ना आ जाए। ये सारी इन सब चीज़ों के लिए आपको प्योर लाइन चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट चाहिए, उन सब के लिए आपको लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा। ठीक ठीक, ओके। अब कहते हैं अगला देखते हैं, आपको प्योर लाइन चुन करने के लिए लगातार सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि आपके मटर प्लांट में ऑलरेडी पहले से ही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत प्लांट में होते हैं, बहुत प्लांट में। मेज होता है उसमें भी होता है, लेकिन मेज का साइज ही बड़ा लंबा है बहुत प्लांट, तो पहले ही खत्म। अगर प्लांट का साइज खत्म होगा तो क्या आप टेबल लगा के उस पर देखोगे रिजल्ट? कहीं गिर गए तो रिजल्ट के छोड़ो, खुद भी गए तो प्लांट अगर छोटा होगा तो हम आसानी से देख सकेंगे। तो हम ऐसे प्लांट लिए, और इसमें क्या होता है, राइस उसमें भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपके
फ्लावर होते हैं खुले हुए होते हैं, तो कहीं क्रॉस पॉलिनेशन भी होने के चांसेस होते हैं। उसमें आपका राइस में हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो कुछ भी होता रहता है। कोई पॉलिनेशन कहीं भी जाके चला जाएगा क्योंकि सब खुले हुए हैं ना। लेकिन पी प्लांट में पैक्ड होते हैं। कोई फूल फ्लावर तोड़ के देखनी है, अभी इसमें बुआई हो रही है ठंडी में ना, ठंडी में जब बुआई होती है, आप देखोगे जो फ्लावर होंगे उसको खोल के देखोगे तो पैक्ड होते चारों तरफ से। जब फ्लावर पैक होगा इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हमें होना जरूरी है, क्योंकि हमें प्योर लाइन प्लांट चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, जो आपको मटर प्लांट में ऑलरेडी मिलेगा। तीसरा, ठीक है, प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, अब उसके रिजल्ट को थोड़ा हमको डिफरेंस करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन भी चाहिए। ये मेंडल खुद सोचो, खुद सोच रहा हूं मैं, एज ए मेंडल की तरह खुद सोच रहा हूं कि मुझे ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, क्योंकि मैं सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद क्रॉस पॉलिनेशन भी देखूंगा किसके बाद रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ठीक, यानी पर परागण भी हो सके, और पर परागण करने में मुझे कठिनाई भी ना हो। मैंने देखा प्लांट, मटर प्लांट में अच्छा है यार, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन भी मैंने बता रखा है, यानी इसमें पर परागण भी आसानी से हो जा रहा है। तो अब तो मटर प्लांट पक्का लेना ही है, इसे ही लो। साथ में मैंने देखा मटर का जीवन चक्र कम होता है, 2 से 3 महीने में हो जाता है। अगर 2 से 3 महीने में हो जाएगा तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो हम ऐसे प्लांट चूज करें जो जल्दी से हो, जल्दी रिजल्ट मिले। तो मटर प्लांट में भी था। अब तो फिक्स है, मटर प्लांट में ठप्पा लगा दो, मटर प्लांट ही चूज किया जाएगा। दूसरा प्लांट में उतनी सारे कैरेक्टर सबको नहीं मिलेंगे, उतनी सारी समानताएं। अच्छा, एक चीज और होना चाहिए मटर प्लांट में, मटर प्लांट में चूज रहा करल की एक चीज कैरेक्टर हो जाए तो बेटर हो जाएगा। इसके जो सीड हो, देखो मैंने कहा था अगर कोई भी चीज अपना अच्छा डेवलपमेंट तब कर पाएगा जब उसके लिए माहौल अच्छा हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने देखा था, स्पर्म ओवा को तभी फ्यूज कर पाया था जब उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर और वहाँ के फैसिलिटी उसके फेवर में हो, एम्पलर रीजन में, तभी फर्टिलाइजेशन होता था। अब प्लांट को सीडलिंग के लिए पता है वही माहौल चाहिए। आपकी ठंडी वाली फसलें ठंड में ही क्यों होती है, गर्मियों में क्यों नहीं? गर्मी वाली फसलें गर्मी में होती है, ठंडियों में क्यों नहीं? क्योंकि ठंडी में होने के लिए उसे लाइट कम चाहिए, ठंडी में होने गर्मी में होने के लिए उसे लाइट ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ये सारी मैच करनी होंगी। लेकिन मटर प्लांट में खासियत पता है क्या होती है? इसे ज़्यादा विशेष परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी अगर उसके लिए बहुत विशेष परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसके जैसा कंडीशन, मतलब वो जब ग्रो कर सके, वो प्लांट जब ग्रो करे उसके जैसा कंडीशन हो, वो उसी मौसम ग्रो करेगा जब उसके जैसा कंडीशन हो। लेकिन पी प्लांट देखा गया उसकी कंडीशन अगर पूरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पूरा कंडीशन उसके जैसा नहीं, तो भी वो ग्रो करने में सक्षम था। वहाँ भी वो आसानी से ग्रो कर सकता था। मटर सीडलिंग हो जाती थी, अच्छे से पौधे बन जाते थे, पुष्प भी लग जाते हैं, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। अब लगा दो मटर पे ठप्पा। अब तो हम मटर का ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आसानी से मिल जा रहा है, आसानी से इसके बीज पक रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से हो जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से हो जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन करने में दिक्कत नहीं है, मटर का जीवन चक्र कम होता है, हमको जल्दी से जल्द मिल जाएगा। ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो कर जा रहा है। अनफेवरेबल मतलब उसके जैसे फेवरेबल कंडीशन ना हो तो भी ग्रो करने में सक्षम है, सीडलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो हम मटर प्लांट का चूज क्यों ना करें? ये सारे कैरेक्टर आपको मंडल को मटर प्लांट में दिखा। मटर इसलिए उसने जंगली मटर प्लांट को चूज किया, जंगली, घरेलू मटर प्लांट में जंगली मटर प्लांट को चूज किया था। कहीं कहीं पूछ लिए देता है, तो मेंडल ने जंगली मटर प्लांट का यूज किया था। अब बात करते हैं जब मेंडल ने मटर प्लांट का यूज किया तो वो किस कैरेक्टर से बात किया, कौन से कैरेक्टर्स पे उसने ध्यान दिया। अब हम पढ़ते हैं कि वंश परंपरागत लक्षणों का चयन, यानी जो मेंडल ने मटर प्लांट को चयन किया वो वास्तविकता इनकी प्रतिभा को सिद्ध करता है। अब ये सोचो ना, मेंडल ने इतने सारे कैरेक्टर को देखकर मटर प्लांट को चूज किया, तो खुद सोचो कि एक बंदा जो कि एक प्लांट को देखकर उसे डिसाइड करता मुझे इस प्लांट को क्यों लेना है, वो भी तब जब लोगों को इस बारे में थोड़ी भी आइडिया नहीं है, जेनेटिक्स की नींव भी किसी ने नहीं रखी थी, तब उस पहले बंदे ने स्टार्ट किया, इतने सारे कैरेक्टर लेने के बाद उसने चूज किया। तो ये अपने आप में प्रतिभा तो सिद्ध करता ही है, जीनियस व्यक्ति तो था ही, इस बात से सिद्ध होता है। खुद सोचो इतने सारे कैरेक्टर, क्या आप सोच सकोगे? आप सोच सकोगे इतने सारे कैरेक्टर कि हाँ मुझे ये इसलिए लेना है?
इसे कहते हैं बेस तैयार करो, सारी चीजें सोचो, मेंडल के जैसे सोचो, मेंडल की तरह बनो इस समय। जब तक मेंडल पढ़ाया जा रहा है तब तक जीन का बात मत करना, गिरा के मारेंगे। जीन, डीएनए, ये सारी चीजें को यूज नहीं करोगे। मेंडल की तरह सोचो, मेंडल की तरह करो। मेंडल समझ जो जो था वही वही सोचो, उसके आगे की सोचने की कोशिश मत करना, वरना डिस्टर्ब हो जाओगे। अब मंडल ने चूज किया जो प्लांट मटर, इसमें जो कैरेक्टर उसने चूज किया, उसमें जो कैरेक्टर चाहिए 7 कैरेक्टर को चूज किया, 7 लक्षणों का, 7 ट्रेट ना, 7 ट्रेट का यूज किया। लक्षण, ट्रेट नहीं लक्षण। और उसने इसके भी 2 टाइप होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब प्रबल और रिसेसिव मतलब अप्रबल, मतलब रिसेसिव मतलब कमी। वो डोमिनेंट देखो, मैं पूरे जेनेटिक्स में प्रबल अप्रबल यूज नहीं करूँगा, डोमिनेंट और रिसेसिव का यूज करूंगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दिमाग में बैठा लेना, पूरे जेनेटिक्स में मैं डोमिनेंट रिसेसिव का यूज करूंगा, प्रबल अप्रबल का यूज नहीं करूंगा। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, खुद सोचो। डोमिनेंट ज़्यादा दिमाग लगाएं जो नहीं, डोमिनेंट खुद दिख रहा है, डोमिनेट करना किसी चीज पर, आप हावी होना, प्रबल हो तो हावी होना, दैट इज डोमिनेट। तो उसने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, जो लक्षण लिए थे, उसको हम देखते हैं। तो इसमें बात करते हैं, पहला मैंने चूज किया फ्लावर। तो उसने जो फ्लावर लिया, फूलों का रंग, फ्लावर कलर। पहले तो उसने जो किया उस फ्लावर के कलर पर ध्यान दिया। उसने लिया बैगनी। बैगनी जो हो वो कैसा हो, डोमिनेंट हो, व्हाइट वाला रिसेसिव। ये बताओ, याद करने का तरीका है, एक याद करने का ट्रिक है, कैसे याद करोगे आप। बैगनी फ्लावर अच्छा लगता है कि व्हाइट? कॉमन सेंस है, बैगनी। तो जो व्हाइट होता है, व्हाइट फ्लावर कम अच्छा लगता है, बैगनी, बैगनी कलर कितना अच्छा है, तो बैगनी फ्लावर अच्छा होगा। बैगनी जो वायलेट भी बोलते हैं, पर्पल बोले वायलेट, तो कितना अच्छा नाम है। तो जो डोमिनेंट क्या होगा, बैगनी। और व्हाइट रिसेसिव, अच्छा ही नहीं लग रहा देखने में, तो क्या डोमिनेंट होगा, रिसेसिव। याद करने का तरीका है, ट्रिक है, कैसे याद करोगे व्हाट डोमिनेंट रिसेसिव, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब ये पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन 7 के अलावा कोई कैरेक्टर दिख जाए आपको, क्रॉस मार देना ऑप्शन में आए तो। नीट में पूछा गया था अभी जल्द ही, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, थोड़ा पहले तो कैरेक्टर ही देख लेते कौन कौन कैरेक्टर, उसके बाद आप ही आंसर दोगे। और उसके बाद कहता है फूलों की स्थिति, पोजीशन, आपके फ्लावर कहाँ लग रहे हैं। आप देखो कोई ऐसा फ्लावर है, प्लांट है, हो सकता है जो फ्लावर लगे इसके टर्मिनल मतलब ऊपर लगे, सॉरी एक्सियल पे लगे, और लगता है साइड में लग जाए, साइड में होता है टर्मिनल, ऊपर लगेगा एक्सियल। बताओ जो ऊपर होता है सबसे महान है, राजा ऊपर होता ही होता है, तो ऊपर रहोगे सबके ऊपर राज करोगे, दैट इज एक्सियल। एक्सियल ऊपर होता है तो क्या होगा, डाउनेंट। टर्मिनल तो बगल हो, साले पहले ही बगल हो, जो बगल हो तो टर्मिनल। ऊपर क्या है, नेता मंत्री, ये सारे डोमिनेट करेंगे ही, हम लोग ऊपर राज कर ही रहे हैं, तो क्या होंगे, डोमिनेट होंगे। एक्सिलरी ऊपर वाले अक्षवर्ती, यानी प्लांट के अक्ष के ऊपर हो, दैट इज डोमिनेंट। और नीचे हो, टर्मिनल बगल में हो तो उसे टर्मिनल बोलते हैं अक्षीय या अंत्य। ये आपके कैसे होंगे, रिसेसिव। आगे बात करते हैं तने की लंबाई, स्टेम, फूलों की स्थिति हो गई। अब बात करते हैं स्टेम, स्टेम हाइट, तने की ऊंचाई कितनी है या लंबाई कितनी है तने की। स्टेम मतलब तना ही होता है, तो या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा। लंबाई के लिए टाल यूज करते हैं, लॉन्ग मत यूज करना, टॉल यूज। आपको बुक में दिया गया है लॉन्ग ना, कंफ्यूज मत होना, जितना बता रहा हूँ बस इसके अलावा ना पढ़ना। हाँ, अगर कोई कहीं लॉन्ग दे दिया गया तो आपको पता होता है लॉन्ग होता ही है, लॉन्ग वन लंबा, तो कंफ्यूज मत होना, आप लॉन्ग मार सकते हो अगर ऑप्शन में टॉल नहीं दिया है तो। या छोटे के लिए डॉर्फ वर्ड यूज करना, शॉर्ट नहीं यूज करना। अगर ऑप्शन में शॉर्ट नहीं है तो डॉर्फ नहीं है तो शॉर्ट का, शॉर्ट अगर आंसर है तो लगा देना, डॉर्फ ऑप्शन में ना हो तो। डॉर्फ अनदर अच्छा है, डॉर्फ का यूज होगा, छोटा डॉर्फ। अब कहते हैं फली मतलब तने की लंबाई। अभी तो जो लंबा व्यक्ति होगा वो सही है कि छोटा व्यक्ति, लंबा जाहिर बात है लंबा डोमिनेट करेगा, छोटे वाले को 2 घंटा मारेगा गिर जाएगा, तो लंबा वाला डोमिनेट, छोटा वाला रिसेसिव। ये तो पढ़ती है बहुत पहले से याद होगा सबको। अब कहते हैं पॉड कलर, पॉड मतलब फली होती है जो ना, जिसमें आपका बीज होता है मटर का, तो फली, पॉड कलर, उसका कलर कौन सा डोमिनेट करेगा, हरा वाला कि पीला वाला। ये बताओ
जो फली होती है, खाओगे हरा वाला अच्छा लगता है, जो सूख जाता है पीला वाला जो पकने के बाद पीला होता है ना, तो पीला वाला यूज किया गया। तो जाहिर बात है हरा वाला लोगे तो ही मजा आएगा खाने में। तो हरा वाला कैसा होगा, फली आपकी हरी वाली डोमिनेट करेगी, पीला वाला उठा के फेंक दो। पीला कभी तुम फली जैसे पक जाए पीला कभी तुम छुओगे नहीं, छुओगे, हरा वाली ही पसंद करोगे। ठीक है, तो हरा वाला कैसा हुआ, डोमिनेट। नेक्स्ट बात करते हैं, पकी हुई फली का आकृति, पॉड शेप, पॉड का शेप कैसा होगा, फूला हुआ, सिकुड़ा हुआ। फूला हुआ कि इन्फ्लेटेड बोलते हैं, ये वर्ड आपको यूज करना होगा। इन्फ्लेटेड याद करना होगा, या कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ना। देखो तो ये जो बीज होता है सिकुड़ सिकुड़ जाता है, जब पक जाता है, पकने के बाद सिकुड़ जाता है। और जो उसके पहले फूला हुआ होता है जिसको हम लोग खाने में पसंद करते हैं, तो फूले हुए खाने पसंद करोगे, जो पिचक गया है जो सिकुड़ गया है उसको जाहिर बात है फूले हुए पसंद करोगे, क्योंकि उसे खाने में मजा आएगा। तो पकी पॉड शेप या पकी हुई फली की आकृति, पकी हुई फली तुमको ना भी याद हो तो फली की आकृति ध्यान रखना, फली की आकृति यानी पॉड शेप, वो फूली हुई या इन्फ्लेटेड डोमिनेट करेगी, क्योंकि फूली हुई खाने में पसंद होगा। रिसेसिव को उठा के फेंक दोगे यानी वो क्या होगा, रेसेसिव, अप्रबल होगा वो। और बीजों की आकृति की बात करें, सीड की शेप, आपके बीजों की आकृति में सीड की शेप, इसमें क्या कहते हैं, आप खुद सोचो ना, एक गोला होगा एक झुर्रीदार। गोला होगा तो पका हो भाई, पका नहीं है। झुर्रीदार यानी पक गया है। झुर्रीदार खाओगे, झुर्रीदार मतलब ये यही समझो, आपकी जीभ जैसे सिकुड़ जाती है वो भी वही झुर्रीदार हैं। जब आपकी फली सिकुड़ जाएगी यानी पक गई है, पीली पीली पक गई है, सिकुड़ जाती है, तो बीज भी कैसा था, सिकुड़ जाता है। तो बीज का जो शेप होगा सिकुड़ जाएगा, उसमें आप उसे पसंद नहीं करोगे। किसको पसंद करोगे, गोल वाले को। गोल वाला कैसा हुआ, डोमिनेंट, प्रबल है। और कॉटिलेडॉन बीज पत्रों की कलर, सीड कलर, बस को उतना ध्यान रखना, सीड का कलर, बीज का रंग, बीज का रंग इतना ही याद रखना, लिख देना, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। इसे बीज पत्रों में मतलब और भी चीज दे रखे हैं तो उन सबको ध्यान रखो, उस पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ जितना बस उतना ध्यान रखना। आप एग्जाम बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीज का कलर जो होगा कैसा होगा, येलो एंड ग्रीन। अब ये बताओ, इसमें एक दिमाग लगाना, हरा वाला एक बीज है, एक पीला वाला। जो हरा वाला बीज होता है कच्छ मारता है कि नहीं, हरा वाला कच्चा होगा कच्छ मारेगा। लेकिन मटर के केस में देखो, किसी और केस में देखो, जो किसी का बीज होता है हरा हो तो कच्छ हो जाता है, पक जाता है, पीला हो तो कच्छ खाने में जाता है। तो हरा वाला कैसा हुआ, रिसेसिव, तो पीला हुआ कैसा, डोमिनेंट। या ऐसे दूसरा याद रखना, जो फली होती है वो हरी वाली खाने में पसंद है, वो डोमिनेंट होगा। तो बीच में जो उसका अपोजिट पीला वाला रिसेसिव होगा। फली और और फली और आपका जो बीज है, इनके जो हरे और पीले हैं, हरे और पीले वाले, ये थोड़ा अपोजिट होते हैं। तो फली तो याद है, फली वाली भाई हम हरे वाली खाएंगे। फली जो होती है, जो मटर फली पकी हरा ही है तो हरा वाला खाओगे, पीला वाला फेंक दोगे। तो फली हरी वाली खाएंगे यानी हरी वाली डोमिनेट, तो सीड में येलो वाला डोमिनेट, अपोजिट। ठीक है, तो ये था प्रबल अप्रबल। प्रबल अप्रबल का मतलब क्या हुआ, जब आप मेंडल ने कैरेक्टर लिया, कोई चीज डोमिनेंट होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो प्रबल वाला हो अप्रबल वाले को दबा के रखता है। आज की युग में देख लो, जितने भी पार्टनर हैं, जो फीमेल होती है मेल को दबा के रखती है, यानी उसके अंडर में होते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ वो आपको दिखाई देगा आसानी से, लेकिन फिर जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो प्रबल कैरेक्टर होता है, वो आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा। वो आप क्रॉस पॉलिनेशन, सिर्फ नहीं क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर दिखता है आपको। कहते हैं ये आपका क्या हुआ, जितने कैरेक्टर है कितना 7 कैरेक्टर लिए थे मैंने, कितना 7 पेयर। पेयर क्यों होगी, क्योंकि एक अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था, तो मेंडल ने कितना लिया 7। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, टोटल 14 कैरेक्टर लिया। 14 या फिर देखो ना, 7 7 14, तो 14 कैरेक्टर गुण लिया था, लक्षण लिया था। उसमें 7 पेयर थे, 7 डोमिनेंट थे, 7 रिसेसिव। तो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल ने कितना पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, 7 पेयर। ये सातों पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेम की जो हेयर होती है ग्लैंडर होती है कि नॉन ग्लैंडर, इसमें कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए थे, स्टेम की हाइट दी होगी, एक पॉट कलर दिया होगा, एक सीड कलर दिया होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है, स्टेम की कलर होगी, स्टेम की कलर आपकी जो है, सॉरी स्टेम कलर है ही नहीं, स्टेम की हाइट, सॉरी स्टेम की हाइट डोमिनेंट टाल, एक ऑप्शन था। दूसरे में पॉट कलर डोमिनेंट है उसका ग्रीन, ये भी दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था
सीड का जो शेप है राउंड है, ये डोमिनेंट है, ये भी ऑप्शन तीसरा था। चौथा दे दिया गया स्टेम की जो हेयर होती है ग्लैंडुलर डोमिनेंट। तो बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो एकदम सही है। तीसरे जो ऑप्शन चौथा है स्टेम हेयर ग्लैंडुलर डोमिनेंट, स्टेम हेयर को मेंडल ने इंक्लूड ही नहीं किया था। आपने साथ पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? विपरीत, 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 विपरीत ही ना, ये पीला लेकर हरा एक दूसरे कैसे अपोजिट ही है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्ट विपरीत नहीं, तुलनात्मक, सॉरी विपरीत नहीं, तुलनात्मक, तुलनात्मक गुण। कैरेक्टर मतलब क्या है? गुण या लक्षण। तो मेंडल ने क्या किया, आपके 7 पेयर लिए, वो लक्षण तुलनात्मक, उसमें तुलना करने वाले कैरेक्टर लिए थे। यहाँ तुलना ही तो की जा रही है, ठीक है, तुलनात्मक कैरेक्टर लिए थे, सॉरी विपरीत नहीं। तो जो 7 पेयर लिए थे आपको इसको याद रखना होगा, बाकी जो चीजें पूछे वो उनमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाले हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ, ठीक है, सिंगल क्रॉस, एक क्रॉस संकल्पन। नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जो हमने पढ़ा इन सबका नोट्स मैं पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे।